नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे एफएक्स रेट पे। शबीर साहब ये स्टेट बैंक के हवाले से फिर बात कर रहे थे। शबीर साहब प्लीज़ कंटिन्यू। जी, वही मैं आपसे कह रहा था ब्रेक पे जाने से पहले कि जिस पीरियड का आपने रेफरेंस दिया, मैंने एक रेफरेंस ये दिया था कि उस दरमियान करेंसी का जो नहीं, पहले जो रेफरेंस दिया था थोड़ी देर पहले, वो ये था कि उस दरमियान करेंसी का जो डिप्रिसिएशन है, रुपये का जो डिप्रिसिएशन है, मैं यहाँ लफ्ज़ डिवाल्यूएशन नहीं यूज़ कर रहा, डिप्रिसिएशन यूज़ कर रहा हूँ। करेंसी का जो डिप्रिसिएशन था दैट वाज समथिंग लाइक अबाउट 60%, लेकिन उस दरमियान आपकी एक्सपोर्ट सिर्फ 1% बढ़ी हैं एनुअली। तो अगर आप डॉलर को मतलब 200 रुपये का भी कर देंगे तो आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेंगी, उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ेंगी जो आप देखना चाहते हैं। या मैं इलास्टिक है मैं जो नहीं देखें, उसके लिए बहुत सारी मतलब यू नीड अ सीरीज ऑफ प्रोग्राम टू डिस्कस, वो जिसको कहते हैं निटी ग्रिटी को। लेकिन मोटी सी चंद बातें जो आ जाती हैं वो ये होती है कि आपकी एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो चीज़ें चाहिए हैं वो आपको करनी है। सबसे बड़ी जो चीज़ इस वक्त पाकिस्तान को पर्टिकुलरली, जो आप अभी आप बात कर रहे थे कि WTO के रजीम के बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई कि टिल यस्टरडे जो बायर्स हु वर फोर्स्ड टू बाय समथिंग फ्रॉम अस, अब उनके पास ऑप्शन है, दे कैन गो टू इंडिया, दे कैन गो टू बांग्लादेश, दे कैन गो टू चाइना, दे कैन गो टू एनी कंट्री। तो वो जो एक कोटा, टेक्सटाइल कोटा वाली जो आपका जो 60% जो बिजनेस है टेक्सटाइल कोटा से जनरेट होता था, उस वक्त वो मजबूर थे आपसे टेक्सटाइल खरीदने पे, आज मजबूर नहीं है। अच्छा, और इसी सिलसिले में मेरी भी गारमेंट फैक्ट्री बंद हुई इसी पीरियड में। प्रॉब्लम ये था कि हमने एग्रीमेंट किया मिसाल के तौर पे $1 पे 62 रुपीज़ पे या 84 पे नहीं किया था, डॉलर पे किया था, डॉलर पे किया था। इसी दौरान उसी बायर ने इंडिया से भी किया था, चाहे बांग्लादेश से भी किया था, चाइना से भी किया। हमारी जो है ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ बढ़ती चली गई। अब ये इन्फ्लक्स वाली जो बात है ना, जो 30 बिलियन आया, उस पर मैं अलग से आपको बात करता हूँ। इस दौरान ये हुआ कि फॉर वॉट एवर रीज़न करेंसी हमारी रुकी रही बिकॉज ऑफ द इनफ्लो और वट एवर। करेंसी 62 पे, मैं तो एक एक्सपोर्टर था, तो 62 पे मुझे 62 ही मिलता रहा। इंडिया में उसी दौरान इतनी इन्फ्लेशन नहीं हुई जितनी हमारे मुल्क में हुई बहुत। उस पीरियड में मैंने कैलकुलेट किया था कि टोटल कम्युनिटिव इन्फ्लेशन वाज अबाउट 15% इन इंडिया, बांग्लादेश वगैरह। तो उनकी भी करेंसी को डिप्रिसिएट होना चाहिए था, अगर हुआ या नहीं हुआ तो उतना ज़्यादा। हमारे यहाँ क्योंकि 50% इंक्रीज़ हो गई कॉस्ट में, तो हम लोग तो बिल्कुल ख़त्म हो गए। हमारा जो बायर था उसने कहा कि भाई बांग्लादेश तो नहीं कह रहा है कि रेट बढ़ाओ, तो हमारा जो कॉस्ट बढ़ा है वो क्यों बढ़ा है, इसका गवर्नमेंट को चाहिए उसको पता करे कि जो कॉस्ट हमारा जो एक प्रोडक्ट पे बढ़ रहा है तो वो क्यों बढ़ रहा है। देखो यहाँ जो ये जो इन्फ्लेशन जो है, हाँ, इन्फ्लेशन जो जैसे मैं समझता हूँ, जो मैंने पढ़ा है और बहुत सारे लोग इस बात को मानते हैं कि इन्फ्लेशन, जिसका बहुत अच्छा उर्दू तर्जुमा है अफरात ज़र, हाँ, ये ज़र के अफराद से होता है। आपने नोट ज़्यादा छाप दिए, चीज़ उतनी है तो जाहिर है उसकी तो एक इकोनॉमिकल थ्योरी है। अच्छा, वॉट एवर रीज़न आपने क्यों नोट ज़्यादा छापा, वो उसका भी आप देख लीजिए कि इंडिया में कितने मिनिस्टर हैं, बांग्लादेश में कितने मिनिस्टर हैं, गवर्नमेंट के खर्चे वहाँ कितने, प्रोपोर्शन टू इकोनॉमी एंड सोसाइटी यहाँ वो बहुत ज़्यादा है और वो बढ़ता चला गया है, स्पेशली बिटवीन 2004 एंड 8 एंड 9। आप देखिए कि आपकी जो बजट होती थी वो 1 ट्रिलियन हुआ करती थी, 1 ट्रिलियन रुपीज़ 2004 तक का बजट अभी ले आई। अब उसको मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, और अब जो है वो 3 ट्रिलियन पे पहुँच गए हम। खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़े, टैक्सेस तो इतने नहीं बढ़े। आपने बाकी जो था वो नोट वोट छाप के सितंबर 2008 तक 700 बिलियन की बोरोइंग हो गई थी। तो स्टेट बैंक ने वो 700 बिलियन कहाँ से दिए, नोट छाप के दिए। यही काम बांग्लादेश ने नहीं किया, यही काम इंडिया ने नहीं किया, वहाँ इतनी करेंसी बोरोइंग नहीं हुई स्टेट बैंक से। तो आपकी जो इंटरनल पॉलिसीज़ वॉट एवर रीज़न, करेंसी बढ़ी, इन्फ्लेशन हुआ, उसने आपको मार दिया। इंडिया में वो लोग नहीं भरे, बांग्लादेश में लोग नहीं भरे, चाइना में लोग नहीं भरे, क्योंकि वहाँ की हुकूमत बड़ी कॉन्शियस इस बात से, दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर इंडस्ट्रीज एंड पीपल एज वेल। परचेजिंग पावर भी इंडस्ट्री को इसलिए बचाना ज़रूरी है कि वो जॉब क्रिएट करता है। लोगों को परचेजिंग पावर को बचाना इसलिए ज़रूरी है कि अदरवाइज पॉवर्टी बढ़ती है, पॉवर्टी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। भाई साहब, आपकी बात को थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। जो रिसेंट एक पैराडॉक्स पाकिस्तान में डेवलप हुआ है कि एक ही दिन में गवर्नमेंट ने फ्यूल की प्राइसेस जो थी वो कम कर दी और इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ बढ़ा दिया। अब ऐसा पैराडॉक्स बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है, और खासतौर से इस रेफरेंस से कि जब हम इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं पे क्रूड ऑयल की वो देखें, दे आर नाउ दे प्राइसेस आर हॉवरिंग अराउंड $65 पर बैरल, 65 के करीब। एक से अगर हम हाइपोथेटिकल ले रहे कि 65 पे,
अगर आप कहते हैं कि जी तारिक साहब तो गाड़ी चलाते हैं, उनको पेट्रोल सस्ता मिलना चाहिए, और इंडस्ट्री इफ्तिखार साहब जो चला रहे हैं उसको बिजली महंगी कर दो, तो ये एक पैराडॉक्स है जिसको आपने कहा कि मोस्ट प्रॉब्ली हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, उनको अगर काइंडली फॉरगिव मी फॉर दैट वर्ड, नॉविस हैं, जिनको शायद आज तक इस इकोनॉमी का, इकोनॉमिक रिलेशनशिप का ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ कहाँ जा रही है। अब आपने जहाँ तक एक्सपोर्ट की बात की, देखें इस मुल्क में 3 मिनिस्ट्री बड़ी क्रूशल हैं पाकिस्तानियों के लिए, फाइनेंस, उसके बाद कॉमर्स, उसके बाद आपका जो मेन स्टे है वो है टेक्सटाइल और एग्रीकल्चर। अभी आप ये देखें, कल हमने 6 मतलब पिछले दिनों जो टेंडर फ्लोट किया टीसीपी ने 6 लाख टन का, शायद उसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने अभी होमवर्क नहीं किया, उसके मैं आपको बताता हूँ। आपने जो महंगाई का लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो कहाँ से, और गवर्नमेंट क्या पैराडॉक्स का शिकार है। 6 लाख टन इंपोर्ट करेंगे, उसके ऊपर आपने रफली, मैं राउंड फिगर में जा रहा हूँ, $200 मिलियन आप खर्च कर देंगे फर्टिलाइज़र के ऊपर, और क्वांटिटी कितनी है 6 लाख। उसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडी कितनी देगी, 9 बिलियन रुपीस। और पैरिटी क्या आती है लोकल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और इंटरनेशनल प्राइसेस की, कि लोकली प्रोड्यूस्ड फर्टिलाइजर जो है दैट इज समथिंग लाइक अबाउट $150-155 अ टन। हम लोकल इंडस्ट्री को, जो आपने कहा कि वो नहीं लेके जा रहे, लेकिन वी आर वेरी हैप्पीली इम्पोर्टिंग कि जी $300-325 पे करते हैं। तो ये जो आपसे जो बात कर रहा था, जो आपने कहा कि इंडिया में, बांग्लादेश में और बहुत सारे मुल्कों में जो लोकल इंडस्ट्रीज को इंकरेज करते हैं, हम जो है ना फॉरेन इंडस्ट्रीज को। हाँ, मेरा पॉइंट यही है। दिन जो ये कॉस्ट जो है, ऐसा लगता है कि हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे, ठीक है, उन्होंने 62 पे रोकने की कोशिश की, जैसा शबीर साहब ने कहा कि इट वाज पॉसिबल बिकॉज देयर वाज सो मच इनफ्लो फ्रॉम 30 बिलियन। मैंने तो जो कैलकुलेट किया, आपको एक बात बताऊं, अगर जब से पाकिस्तान बना है ना, अब तक आप देखें तो वी हैव टेकन फ्रॉम द वेस्ट के वर्ड यूज करता है, लोग बैठ के बड़े अमेरिका को गालियां देते हैं ना, उनको ये बात नहीं पता है कि 47 से लेके आज तक जो पाकिस्तान खड़ा हुआ है, $250 बिलियन का हमारा डेफिसिट है फॉरेन एक्सचेंज में। जो हमने टोटल एक्सपोर्ट किया 62 साल का आप निकाल लीजिए, और जो हमने इंपोर्ट किया वो 250 बिलियन आया कहाँ से। अभी जो हमारा डेट खड़ा हुआ है 50 बिलियन है ना, इसका मतलब 200 बिलियन हमें ग्रांट मिला है। अच्छा, वो एक अलग इशू है। ये जो आपने 30 बिलियन की बात की, हमने देखा कि स्टॉक एक्सचेंज में $4.5 बिलियन आए। उस वक्त मैंने आर्टिकल लिखा कि मैंने कहा ये जो हॉट मनी आ रहा है ना, दिस इज़ वेरी डेंजरस मनी, क्योंकि साउथ एशिया का हम लोग हाल देख चुके हैं, इंडोनेशिया वगैरह में जो हुआ था 98 में, हॉट मनी आया, स्टॉक एक्सचेंज को उठाया, हॉट मनी निकल गया, पूरी सोसाइटी को क्रश करके चला गया। नहीं, यहाँ पे आपसे थोड़ा सा अगेन पे इख्तिलाफ करता हूँ। देखिए, उस वक्त गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी जिसमें 2 pronged स्ट्रेटेजी थी, जिसमें एक चीज़ ये थी कि जी स्टॉक एक्सचेंज में लोगों को कन्विंस किया जाए कि देयर इज़ अ मार्केट जहाँ पे दे शुड इन्वेस्ट। वजह क्या होती थी कि देखें, इंडस्ट्रियल यूनिट लगाना मेरे आपके हर इंसान के बस का काम नहीं होता, और दूसरी तरफ उसकी जो अब ग्लोबली जिस कंपटीशन का हम शिकार हैं, उसमें शायद लोकल एंटरप्रेन्योर को एक वो मिल जाता है जिसको कहते हैं अनइकनॉमिकल यूनिट से इकनॉमिकल यूनिट की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त 14,000 स्पिंडल के टेक्सटाइल यूनिट हैं जो इकोनॉमिकली वायबल नहीं, और इसी मुल्क में ऐसे लोग हैं जिनके पास एक छत के नीचे 2.5 लाख स्पिंडल लगे हैं। और डिस्पैरिटी क्या है कि एक स्पिंडल है जिसमें जो रोटर लगा है उसकी स्पीड है 5000 आरपीएम, दूसरी तरफ जो लगा है उसकी स्पीड है 15,000 आरपीएम। अब आप उसकी प्रोडक्शन का आप देखें कि कहाँ पे उसको होगा। आप अभी जो महंगाई की बात कर रहे थे, शुगर की मैं भी आपको बात करता हूँ, अभी लेटली बड़ा क्राइसिस है, बड़ा हंगामा रहा कि जी पॉलिटिशियन ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया। एक सवाल के अंदर कोई आदमी मुझे जवाब दे दे कि एनी इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, इफ द इंडस्ट्री इज वर्किंग एट 50% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, यू एक्सपेक्ट इट टू बी इकोनॉमिकली वायबल? अच्छा, थोड़ी सा अब वाइंड अप कर रहे हैं प्रोग्राम, वक्त खत्म हो रहा है, थोड़ा सा इंटरेस्ट पे बात कर लेते हैं कि इंटरेस्ट को कम से कम होना हर आदमी की ख्वाहिश है। ज़ीरो हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, जैसे जापान में हो सकता है इन्फ्लेशन अगर ज़ीरो हो जाए। लेकिन अभी जो हम सवाल ये कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट तो दोनों चीज़ चाहेगा ना, इन्फ्लेशन भी ना हो, इंटरेस्ट भी नहीं हो, तो बिल्कुल इस पर कोई डिस्पैरिटी नहीं है थॉट में। एक नॉर्मल इकोनॉमिस्ट और एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो चाहेगा, दोनों यही चाहेगा कि ना इन्फ्लेशन हो ना इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो।
लेकिन अब सवाल ये है कि जैसे कल भी काटी की मीटिंग हमारी थी, उसमें बड़ा शोर मचाया, रेट ऑफ इन्फ्लेशन को बात नहीं कर रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करो कम करो। भैया आप जब मान रहे हो कि 17% इन्फ्लेशन है तो डिस्काउंट रेट 13% ही रहेगा, 4% का भी रहेगा, उससे ज़्यादा गैप तो नहीं आ सकता ना। कल अगर इन्फ्लेशन 13% पे आ जाए तो आप उसको आराम से 9% पे ला सकते हैं। तो सारी तवज्जो मेरे ख्याल में तो होनी चाहिए इन्फ्लेशन को ख़त्म करने पे। उसके लिए गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना चाहिए, गवर्नमेंट को जो है ना अपने रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। आप अगर वेल्थ टैक्स लगा दें इस मुल्क में, इनहेरिटेंस टैक्स लगा दें, डायरेक्ट टैक्सेस को और ज़्यादा इफेक्टिवली ले, एग्रीकल्चर टैक्स लगा दें, आपकी आमदनी बढ़ जाएगी, तो गैप जो है इनकम एक्सपेंडिचर का ख़त्म हो जाएगा। एक्सपेंडिचर इज नो प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज यू हैव इनकम। मगर स्टेट बैंक जो है ना हमेशा जो है ना वो दो तरह से रेशियो में मतलब के रेट में वो लोन देती है। एक्सपोर्टर्स के लिए जो है ना रेफरेंस वो कम रेट में देती है उनको, और जो आम जो मतलब कि रनिंग कैपिटल हो या इसके लिए उसको गवर्नमेंट स्टेट बैंक जो है ना ये बैंक जो है ना वो एक्चुअली स्टेट बैंक बिल्कुल रेट को कंट्रोल नहीं करता सवाए रीफाइनेंस के। वो उसमें गवर्नमेंट का रेट्स, क्योंकि कम बैंक्स आर फ्री टू लेंड एट व्हाटएवर रेट दे वांट। गवर्नमेंट को चाहिए, बैंक में आपस में कंपटीशन है, लेकिन रीफाइनेंस के केस में गवर्नमेंट जो है ना अपने तरफ से वो पैसे देती है जो आपको देना था, टू इनकरेज एक्सपोर्ट्स। हाँ, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि स्टेट बैंक को चाहिए कि मतलब कि अभी इस वक्त जो टेक्सटाइल जो है नहीं, हर इंडस्ट्री नहीं, जो ओरिएंटल एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज है उनको ज़्यादा बेनिफिट है। और अभी इस ज़माने में आजकल जो जबकि वर्ल्ड मार्केट बहुत रिसेशन में है और अमेरिका मार्केट बिल्कुल बैठी हुई है, तो जितने एक्सपोर्टर्स जो टेक्सटाइल के हैं और भी जो एक्सपोर्टर्स हैं वो टोटली मतलब एक तरह से 75% एक्सपोर्टर्स जो हैं वो बिल्कुल ही बुरे हाल में। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके जो लोन्स जो पिछले लोन्स को हैं जो उन्होंने लिया हुआ था उसको जो है ना वो बाइफिकेट कर दे, और जो पुराने लोन को इस तरह करे कि उसको स्टिल कर दे और मजीद नए लोन दे, और जो पुराने लोन जो है उसको एक किस्त में उसको ऐसे करके आप इसको ऐसे पेमेंट करते रहें ताकि वो खड़े हो जाएं। वरना ये सारे एक्सपोर्टर जब बैठ जाएंगे तो आपको पता है कि क्या हशर होगा। जितनी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज है और टेक्सटाइल जो एक्सपोर्टर्स हैं उनके इस वक्त जो हाल जो हैं वो बहुत इस आप पूछेंगे इस वक्त ये 2 साल गवर्नमेंट की हो गई, इस वक्त एक डेलीगेशन जो है ना ट्रेड डेलीगेशन किसी मुल्क में गया है, पूछने गया कि भाई आप मुझसे हम सिर्फ कशको लेके घूम रहे हैं क्या, मुझे आपसे इसमें कुछ डाल दें। कोई नहीं कह रहा कि मुझे आप बिजनेस दें, इससे बेहतर तो लास्ट गवर्नमेंट थी वो बोलती थी मुझे कशकोल नहीं मुझे दिखाना आपको, मुझे आप बिजनेस दें, आप मुझे ट्रेड दें ज़्यादा। तो मुझे भी चाहिए कि मुझे ट्रेड करना चाहिए। कंक्लूड करना पड़ेगा, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। बात तो बड़ी अच्छी हो रही थी, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम में इसको कंटिन्यू करेंगे। नाज़रीन, आपने ये हमारा प्रोग्राम सुना, इंटरेस्ट रेट एंड एफेक्ट्स हमारे कहाँ होने चाहिए। जैसा कि हमारे ज़ाहिर पैनल में इख्तलाफात भी रहे और रहने भी चाहिए। ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि बहुत सारी पॉलिसीज़ जो कि पूरी दुनिया में एप्लीकेबल हैं, शायद पाकिस्तान में कई दफ़ा एप्लीकेबल नहीं होती बिकॉज ऑफ करप्शन, बिकॉज ऑफ WTA इन्वॉल्वमेंट। लेकिन एक जनरल कंसेंसस सा जो डेवलप हो रहा है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फ्लेशन होना ही नहीं चाहिए। इन्फ्लेशन जापान में 0 है, इंडिया में 2-3% है, तो क्यों नहीं हमारे यहाँ भी 0 हो सकता है। हो सकता है अगर हम अपने कॉस्ट को कम रखें, रेवेन्यू को बढ़ाने पर जोर दें। जब इन्फ्लेशन नहीं होगा तो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बैंक को ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा टू अट्रैक्ट डिपॉजिट इन द इन्फ्लेशन सिचुएशन। तो जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो बहुत डिज़ायर्ड सिचुएशन होगी एक्सपोर्टर्स के लिए। जहाँ तक करेंसी का सवाल है, जैसा काज़मी साहब ने कहा, हमारी करेंसी एक जगह पे रुकी रही, उसकी बहुत बड़ी वजह थी इनफ्लो ऑफ 30 बिलियन इनटू पाकिस्तान। ठीक है, 30 बिलियन आया, लेकिन उसमें बहुत सारे फंड ऐसे थे, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में जो आया था वो लिक्विड फंड थे, वो आए, जब तक उनको फ़ायदा नज़र आया। उसके बाद जब एक पैनिक क्रिएट हुआ सितंबर वगैरह में 2000, वो फंड फ़ौरन निकल गए, और वो तो हमने स्टॉक एक्सचेंज को रोक लिया, नहीं तो सारे के सारे 4 बिलियन ही शायद निकल जाते। 1 बिलियन को हमने रोका, माशाल्लाह फिर से इनफ्लो आना शुरू हो गया है। तो मगर उसके बावजूद आपने देखा कि इस दौरान में इतने ज़्यादा हमारे इंपोर्ट बिल हो गया, गैप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इतना ज़्यादा हो गया कि हम लोग जो है ना डिफ़ॉल्ट सिचुएशन में आ गए और हमें मजबूरन IMF के पास जाना पड़ा। तो हमारा कंक्लूजन यही है कि सबसे पहले तो इन्फ्लेशन नहीं हो। अगर इन्फ्लेशन हो जाए तो आप करेंसी को भी उसी लिहाज से मूव करें ताकि जो इम्पोर्टर है या एक्सपोर्टर है या इवन जो लोकल इंडस्ट्री को जो फॉरेन कंपटीशन है वो किसी हद तक कम रहे। और इंटरेस्ट रेट का जहाँ तक सवाल है, इफ्तिखार साहब ने जैसा कहा, आई फुल्ली एग्री। जिस तरह गवर्नमेंट बेनज़ीर फ़ंड दे रही है, जिस तरह अभी आटे पे सब्सिडी दी है, इसी तरह मेरा ख्याल में ख़ास तौर से एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज़ को गवर्नमेंट को तमाम इंटरेस्ट रेट सब्सिडाइज़ कर देना चाहिए। बिल्कुल। बैंक्स तो कम नहीं करेंगे, बैंक्स खुद मुख्तार हैं, वो जिस रेट पे चाहेंगे लैंड करेंगे।
जैसे एक्सपोर्ट फाइनेंस में 7% पे दे रही है, इसी तरह के 7% पे और सब लोन भी दे दे, या गवर्नमेंट एक फ़ंड बनाए और जितने एक्सपोर्टर्स के बड़े बड़े लोन हैं जो खासतौर से फैक्ट्री बनाने या मशीन के लिए दिए गए थे, वो गवर्नमेंट का कोई इदारा वो फंड कर दे और बैंकों को फारिग कर दे, अब वो उस पर 6-7% इंटरेस्ट ले ले। ये मुमकिन है, ये गवर्नमेंट चाहे तो कर सकती है। इंशाल्लाह हम समझते हैं कि हमने जो कुछ डिस्कस किया है गवर्नमेंट उस पर तवज्जो देगी और शायद हम बेहतरी की तरफ जाएंगे। इसी के साथ आज का प्रोग्राम हम ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह किसी और मौजू पे अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।